बिहार में आज के डेट में जाति कितना रोल प्ले करती है चुनाव में? देश के विकास में और उस राज्य के विकास में कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको स्थान नहीं दिया है। उसका हमेशा से शोषण हुआ है। जबकि अगर आप देख लीजिए भारत, खास करके बिहार के रिचुअल्स में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उन्होंने आरक्षण मांगा, पूरा गांधी मैदान उन्होंने मारा। ऐसे लोग कहते हैं कि 5-6 लाख से ऊपर लोग आए। तो सर, ये दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये 5 जाति कि ऑब्वियस है कि दोनों की जो रैली थी, प्रशांत किशोर नो डाउट बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक क्वेश्चन रेज करते हैं। लालू यादव ने एक नारा दिया, पूरा बाल साफ कर। लेकिन नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने इस तरीके का कोई नारा नहीं दिया, कोई भी नारा नहीं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और ये विजन और लालू यादव दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इस नारे से और जो विकास की जो राजनीति है कितना ये एक दूसरे के लिए प्राप्त करेगा। और ये जो चुनाव है, मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है, बिहार की जनता इस चीज को सोच रही है और उसी आधार पर मैंडेट देगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अपीलिंग भारत का खास पेशकश पॉडकास्ट शो। इसमें आज हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे बिहार की चुनावी राजनीति और वहाँ के 2 आज भी अनटचेबल्स कास्ट है, जिसको कहते हैं डोम और मुसहर, जिनकी आबादी 1.26% डोम की है और 3% आबादी मुसहर की। इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द हम आज बात करेंगे। सर, आप ये बताइए कि बिहार को चुनावी राजनीति के लिए जाना जाता है और खास करके पूरे देश में, चाहे 74 का आंदोलन हो या उसके बाद का भी, तो बिहार में आज की डेट में जाति कितना रोल प्ले करती है चुनाव में? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी चुनाव, उसमें जाति मैटर करता है। क्योंकि अगर आप देखिए आज़ादी के बाद से, अगर जिस प्रकार से नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और 1951 में जो चुनाव हुआ, तो उस समय नया न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट था भारत। तो अगर आप उस समय की चुनाव की जो पार्टिसिपेशन था और जिस तरीके के ट्रेंड था, अगर आप उसको देखें तो उसमें भी जाति का बहुत ही महत्व था। और चूंकि बिहार को मुझे लगता है कि कास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा किया गया है कि बिहार में हर कुछ जाति के आधार पर होता है। लेकिन मेरा, चूंकि मैं खुद बिहार से आता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जाति हर जगह है और जाति इस भारत देश की सच्चाई है। अच्छा। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि सामाजिक जीवन में हम सब लोग चाहते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि जाति कास्टिज्म नहीं रखना है, लेकिन जब वहाँ पे काम करने की बारी आती है, जहाँ पे जब उन्हें इन सब चीज़ों से डिबेट करना होता है, वहाँ पे हर डिसीजन, हर पॉलिसीज कास्ट के आधार पर बनाई जाती है। तो चूंकि बिहार के संदर्भ में जाति का महत्व पहले भी था और आज भी है, और जिस तरीके का अभी समाज वहाँ पे बन गया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और बढ़ेगा। और इसका पेनिट्रेशन अब क्या है कि निचले स्तर तक जा रहा है। जैसे अभी आपने 2 सवाल किए, 2 कम्युनिटी की जो बात की जी, वो समाज का बिहार समाज का सबसे वल्नरेबल कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है। उसको मतलब इस देश के विकास में और उस राज्य के विकास में कहीं से भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको स्थान नहीं दिया है। उसका हमेशा से शोषण हुआ है। जबकि अगर आप देख लीजिए भारत, खास करके बिहार के रिचुअल्स में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो सामाजिक जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो चीज़ें काम डिसाइड की गई, लेकिन आज जो इस विकसित भारत, इस विकासशील भारत में, और जिस तरीके से हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, जहां हर पॉलिटिकल पार्टी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है, तो बिहार में अगर आप पिछले 30 साल से देख लीजिए तो वहाँ पे ओबीसी लेड गवर्नमेंट रही है। लालू जी की सरकार रही, उसके वजह से नीतीश जी रहे। तो मुझे जो मतलब मेरी जो समझ बन रही है जो बिहार में, तो मुझे लगता है कि ये कास्ट सिस्टम वहाँ पे जो भी सत्ता में रहा है या जो भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, जिसके पास भी लैंड है, उसने विद इन द सोसाइटी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया है। और ये मुझे लगता है कि बिहार में कुछ ज़्यादा ही है। इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी जब आप ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे। सर, बिहार के गांधी मैदान, ये माना जाता है कि जो गांधी मैदान भरेगा वही बिहार का नेता होगा, वही बिहार में राजनीति कर पाएगा। एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने भी एक बिहार में पार्टी बनाई, उनका नाम है प्रशांत किशोर।
जाति से पांडे हैं, जैसा कि आरजेडी प्रचारित करती है वैसे है भी वो। और उन्होंने गांधी मैदान में एक रैली आयोजन करने के लिए काफ़ी पैसे भी खर्च किए, लेकिन नहीं भरा गांधी मैदान, तस्वीरें भी आई। लेकिन अगले ही दिन एक इंजीनियर आईपी गुप्ता है और उन्होंने कोई पान समुदाय की रैली की और उन्होंने आरक्षण मांगा और पूरा गांधी मैदान उन्होंने भरा। ऐसा लोग कहते हैं कि 5-6 लाख से ऊपर लोग आए थे। तो सर, ये दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सर ये पान जाति क्या है? देखिए, एक चीज अभी आपने 2 लोगों की चर्चा की, एक तो प्रशांत किशोर जी की चर्चा की और दूसरा अभी जो पान जो समुदाय का जो इन्होंने इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जो वहाँ पे एक जी आईपी गुप्ता आईपी गुप्ता ने जो एक वहाँ पे गांधी मैदान में जो एक रैली की, तो अगर इन दोनों का आप तुलना कीजिए तो बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का अप्रोच अलग है। देखिए, प्रशांत किशोर जी नो डाउट उनकी कोई लिगेसी नहीं है राजनीति की। वो एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट्स में काम करते थे और पढ़ लिख के आके फिर उन्होंने एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के रूप में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया और उसके आधार पे फिर आज जो लगभग मुझे लगता है कि देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनको काम करने का मौका मिला एज ए स्ट्रेटेजिस्ट। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो राजनीति समाज है वो सिर्फ बिहार ही नहीं, मतलब भारत के किसी भी राज्य को उठा के देख लीजिए, वो वहाँ का जो मतदाता है, वहाँ का जो वोटर है, बहुत ही मैच्योर है, वो सारी चीज़ों को समझता है। और ऑब्वियसली कि बिहार का जो वोटर है, मुझे लगता है कि अगर बिहार के मतदाताओं की हम बात करें तो पूरा भारत जो सोचता है उससे डिफरेंट बिहार का मतदाता सोचता है और उसने समय समय पे अपने मैंडेट के हिसाब से ये पूरे देश को मैसेज दिया है। अगर आप पिछले 4-5 चुनाव का अगर आप आकलन करें, आप उसका कंपैरेटिव स्टडीज करें, तो आपको पता लगेगा कि बिहार का जो पॉलिटिकल मतदाता का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से बदलता है और कैसे किस तरीके से लोगों को मैंडेट देता है। दूसरी बात कि ऑब्वियस है कि इन दोनों की जो रैली थी, प्रशांत किशोर नो डाउट बिहार के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक क्वेश्चन रेज करते हैं और वही क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं। देखिए, आज का जो यूथ है वो लिगेसी पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर बिहार के संदर्भ में आप देखिए तो वहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, यही 2 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो लिगेसी के आधार पे काम नहीं कर रही है। लेकिन बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका लिगेसी है और उसी लिगेसी के आधार पे जो एक सामाजिक समीकरण है उसको एक वोट बैंक के आधार बना के वो वहाँ के पॉलिटिकल स्फीयर में अपना पोजीशन बनाते हैं। और कांग्रेस की स्थिति हम सब जानते हैं कि आज बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है। और कांग्रेस चूंकि बिहार में ही नहीं, आप देखिए जहाँ जहाँ रीजनल पार्टी मजबूत है वो सारे कांग्रेस के ही कंधे पे सवार हैं और वहाँ पे अगर कांग्रेस जिस दिन मजबूत होगी वो सारे रीजनल पार्टी समाप्त हो जाएंगे। अच्छा। तो ये भी एक डायनेमिक्स को समझना पड़ेगा। अगर बिहार की राजनीति को अगर आप समझना चाहते हैं तो वहां पे अगर आरजेडी का जो ग्रोथ है वो कांग्रेस के कंधे पे है। जिस दिन कांग्रेस अगर मजबूत होती है, जिस दिन वो अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करेगी, उस दिन आरजेडी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहां पे कांग्रेस को कभी भी मजबूत होने नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस का एक लीगेसी रहा है, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उसका एक बेस है, आज भी एक बेस है। लेकिन जिस प्रकार से अभी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 15-20 साल से जो काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने हर सेक्शन को छुआ है, नो डाउट इन्होंने भी जाति का सहारा लिया है, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, जिस तरीके से महिलाओं का एक वर्ग हो। तो आप देखिए बिहार की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब ने अपना एक एक वोट बैंक पकड़ रखा है, चाहे वो एलजेपी हो या आरजेडी हो या इवन कांग्रेस हो। कांग्रेस का आज जो वोट बैंक हो पूरा खसक चुका है, वो आरजेडी के पास जा चुका है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो रीजनल पार्टी है जिनका अपना लोकल कॉज के आधार पे जनता के बीच में जाते हैं और इसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो कास्ट सेंसस का जो घोषणा किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही एक मेजर डिसीजन लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और इसका राजनीतिकरण भी होगा, क्योंकि इसमें सारे लोग इस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं कि ये हमने इस इशूज को लेकर आया। तो लेकिन मैं मानता हूं कि देखिए ऑब्वियस है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन आज केंद्र में मोदी सरकार ने जिस तरीके से इसको लागू किया है तो ऑब्वियस है कि क्रेडिट उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को जाएगा, क्योंकि आज इसके पहले भी कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे रही हैं लेकिन कभी भी इस चीज को इस पे काम नहीं किया गया। अब इसके 2 पक्ष हो सकते हैं, इसके सकारात्मक पक्ष भी हैं और नकारात्मक पक्ष भी है। तो बिहार में इन दोनों पे चर्चाएं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में इस पे क्या पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से मूव करती हैं
क्योंकि समाज में आज एक बहुत ही इमर्जिंग इश्यूज के रूप में डिस्कशन का पार्ट बना हुआ है। और आने वाला जो चुनाव है 2025 का जो विधानसभा है, उसमें ये बहुत ही एक मतलब माइलस्टोन इम्पैक्ट फैक्टर करेगा इस चुनाव में। सर, बिहार में लोग कहते हैं कि लालू यादव के बाद जाति की राजनीति शुरू हुई, और एक मीडिया में हर बार ये नया नैरेटिव गढ़ा जाता है कि लालू यादव ने एक नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। लेकिन नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार ने इस तरीके का कोई नारा नहीं गढ़ा, कोई भी नारा नहीं गढ़ा। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और के रीजन में और लालू यादव के रीजन में, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो इस नारे से और जो विकास की जो राजनीति है आज, कितना ये एक दूसरे के लिए तात्पर्य रखते हैं? देखिए पंकज जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर डिवीजन की पॉलिटिक्स करती है तो मुझे लगता है कि वो भारतीय समाज के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अब हम देश 77 साल 78 साल आज़ादी को हो गया, और आज भी हम कास्ट के आधार पे, डिवीज़न के आधार पे अगर हम अपना डेवलपमेंट ग्रोथ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं से सही नहीं। आप अब देख सकते हैं बिहार के समाज में ऑब्वियस है कि पिछले 30 सालों से ओबीसी लीडर्स के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन आज भी ओबीसी में भी अभी भी बहुत ऐसे वर्ग हैं जिनका ग्रोथ नहीं हुआ है। उसमें कुछ लोगों का सिर्फ पारिवारिक ग्रोथ हुआ है। आपने लालू जी की बात की, नीतीश जी की बात की, तो ये सारे एंटी कांग्रेस ये लोग लीडर थे, और जेपी मूवमेंट से निकले हुए और छात्र मूवमेंट से निकले हुए लीडर थे। लेकिन आप देखिए इन दोनों के बाद से बिहार में कोई लीडरशिप निकल के नहीं आ रहा है, न कोई स्टूडेंट मूवमेंट लीडर वहां से निकल के आ पा रहा। तो ये भी एक सोचने का विषय कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आज जेपी मूवमेंट एक छात्रों का आंदोलन था, पूरे देश में नहीं पूरे बिहार में सब जगह से इसको लागू किया गया, और उसमें कांग्रेस सरकार को जाना पड़ा, इंदिरा गांधी को एक तरीके से उसमें डिफीट हुई, और बिहार में ऐसे बहुत सारे नेता निकल के आए, यूपी में भी निकल के आए। लेकिन आप देख लीजिए उस आंदोलन के बाद से बिहार से कोई नेता निकल के नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि ये बिहार की जनता इस चीज़ को समझ रही है कि किस तरीके से उन्हें जाति के नाम पे समाज को तोड़ के लोग पॉलिटिकल पार्टीज अपना वोट बैंक को यूज करके और सिर्फ अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर जाति वाइज आप देख लीजिए तो आपको उसमें डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। हर जाति में आज गरीब लोग मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि बिहार में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें उस जाति में गरीब लोग ना रहो। और रही बात वहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स की, तो ऑब्वियस है कि डेमोक्रेसी में नंबर्स इज मैटर, जो नंबर्स है वो मैटर्स करता है। और आप जब पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसी एजेंडे पे जब जाती है जिसका एजेंडा ही है कास्ट के आधार पे हमें जनता के बीच में जाना है, तो मुझे लगता है कि वो फिर वहाँ का जो समाज है वो कभी भी विकास के रास्ते पे नहीं जा सकता है। हमेशा एक दूसरे के बीच में एक तरीके का वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते रहेंगे। और जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसीज रही है, और आप देख सकते हैं बिहार में, आप देख सकते हैं नो डाउट पिछले 15 सालों में बिहार ने बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छे काम किए हैं। नीतीश जी का एक जो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे सेक्टर को अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन आज भी हम उस जो कास्ट सिस्टम है उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज भी पॉलिटिकल पार्टी जब वहाँ जाती हैं, जो टिकट जब देने की बारी आती है, तो उन्हें समाज में अच्छा व्यक्ति नहीं दिखता है। वहाँ पे भी वो कास्ट को ही एक पैरामीटर मानते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को भी सोचने की जरूरत है कि अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिहार पूरब का राज्य है, और जब तक पूरब का विकास नहीं होगा, और सूर्य पूरब से ही उगता है, तो सूर्योदय पूरब से होता है, और जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि देश का विकास नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से बिहार की जो कम्युनिटी है अक्रॉस द कास्ट, जहाँ पे भी वो लोग बिहार से बाहर जाके सब लोग, वो चाहे मतलब शिक्षा का क्षेत्र हो या लेबर के क्षेत्र में हो या सर्विस सेक्टर में हो, हर जगह अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इवन आप चाहे मीडिया उठा के देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी उठा के देख लीजिए, तो ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बिहार जाते हैं तो वहाँ का समाज आज भी एक तरीके से मुझे लगता है कि डेड बना हुआ है। उसके अंदर ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन उसका हम आज के इस इकॉनमी में, इस ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट में जो उसका कंट्रीब्यूशन सरकारें ले सकती हैं वो नहीं ले पा रही हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि एक नए सिरे से सोचने का समय है। और ये जो चुनाव है, मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है जी, बिहार की जनता इस चीज को सोच रही है और उसी आधार पर मैंडेट देगी। अभी जब हम लोग पॉडकास्ट जब शुरू कर रहे थे सर, उसमें हमने जिक्र किया था एक डोम जाति और एक मुसहर जाति के लोग, जिसके नेता मांझी जी अपने आप को क्लेम करते हैं। उसमें दशरथ मांझी भी पैदा हुए। इनकी संख्या 1.26 डोम जाति की है और 3% जनसंख्या जो अभी कास्ट सेंसस आया है उसमें मुसहर जाति की है, जो सर्वे हुआ था बिहार में सर। लेकिन आज भी इन जो बाकी की जो जातियां हैं, जैसे यादव हो गए, कुर्मी हो गए, कुशवाहा हो गए या बनिया हो गए, ये लोग भी
अगर वर्ण व्यवस्था में देखें तो नीचे आते हैं, लेकिन ये लोग भी इन दो जातियों के साथ किस तरीके का प्रैक्टिस करते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वो चाहे मतलब आपने जिस जाति के नाम ली, यादव के बारे में बताया, कुर्मी, कुशवाहा, ये जितनी जातियाँ हैं, वहाँ का जो वैश्य कम्युनिटी है, आप देखिए तो ये सब लोग इस दोनों कम्युनिटी के साथ अनटचेबल का व्यवहार करते हैं। जी। तो ये कहना कि सिर्फ सवर्ण ही इनके साथ अनटचेबल करता है, मुझे लगता है कि ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इस समाज को सबने, अब आप देखिए विद इन कास्ट में भी एक क्लास का जो वर्गीकरण, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, वो कहीं से भी सार्थक नहीं है, क्योंकि उसमें भी जो लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए, जिनके पास शिक्षा पहुंच गया, जो एजुकेशन पहुंच गया, वो अपने समाज में भी निचले को अनटचेबल की दृष्टि से देखते हैं। तो ये कहना कि सिर्फ सवर्ण ही उनके साथ वहाँ पे एक तरीके से कास्ट का जो एट्रोसिटी किया गया, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जितने भी आज के डेट में ओबीसी में भी जो जातियां हैं, ये समाज में उनके साथ अनटचेबल का व्यवहार करती है। एक वाक्य सर मैं बताता हूँ। एक गांव में मैं गया, सासाराम में, बिहार का एक जिला है सर। वहाँ पे सर मैं गया तो देखा कि एक गांव में फंक्शन था, शादी था। वहाँ पे डोम और मुसहर जाति के लोग आए हुए थे, तो उनको अलग बिठाया गया था। बाकी लोग बैठ के पंक्ति में खा रहे थे, उनको अलग बिठाया गया। वो बेचारे अपने खुद के बर्तन लेके आए हुए थे और ऐसे दूर से ऐसे डाला जा रहा था, जबकि उन्हीं का बना हुआ जो मौर होता है, शादी में बहुत सारी सामग्री लगती है, वो डोम जाति के ही लोग बना के लेके आए थे और मुसहर जाति के लोग ही, क्योंकि इनका बेसिकली पेशा बांस के ऊपर कारीगरी करने का इनका धंधा है। एक तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है सर, कि उनको मेन लोगों के साथ नहीं बैठाना। दूसरा, इनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं है आज भी। तीसरी, अगर कहीं भी मार्केट में भी अगर ये जाते हैं और जान गए कि डोम है, तो उसको उस प्रतिष्ठान में, चाहे वो समोसे की दुकान हो, चाय की दुकान हो या रेस्टोरेंट हो, इस तरीके से दूर उनको बैठाया जाता है और उनको अलग, वो बेचारे अपना कप लेके आते हैं। तीसरा, स्कूल वाला सिर्फ मंदिर में भी इनको आज भी प्रवेश नहीं है। ये तो हिंदू धर्म में जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, देवकी नंदन हो गए और तमाम सारे जो बाबा लोग हैं, कुछ बाबा लोग पदयात्रा भी कर रहे हैं, हिंदू जोड़ो। तो जब इस तरीके की सर चीजें मौजूद हैं समाज में, तो फिर कैसे हिंदू एकत्रीकरण होगा? नहीं, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि विद इन हिंदू सोसाइटी में, और जब हम एक रिलीजन की बात करते हैं और जब वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें बहुत तरह की कमियां देखने को मिलती हैं। लेकिन कोई भी जब समाज आगे बढ़ता, प्रोग्रेसिव होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव समाज, तो हिंदू धर्म में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, जो कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलत किया है तो उसे हम आज के डेट में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे ये सोसाइटी में चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी खास करके आपने जिस दो कम्युनिटी की बात की, उसके साथ ये चीज़ें आज भी देखने को मिल रही है। वो अनटचेबिलिटी का शिकार है, जबकि आप देखिए तो उस जो हमारा रिचुअल्स है उसमें उसका बहुत ही मेजर रोल है। तो ये जो समाज का मतलब डायलेक्टिक है, जो द्वंद्व है, इसमें वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो समाज को जागरूक करने वाले लोग हैं, उनको इन सब चीज़ों पे मुहिम करना चाहिए और इस चीज़ के पीछे आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि उसका भी समाज में उतना ही अधिकार बनता है। क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, उस देश को बनाने में, उस बिहार समाज को स्थापित करने में, अगर आप देखिए, आपने जैसे बात किया, जब कोई शादी होती है या जब किसी का डेथ होता है, उसमें उसकी क्या भूमिका है हम सब जानते हैं, और जिस तरीके से हम उसके साथ ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है कि आज के इस संदर्भ में, इस 21वीं शताब्दी में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे ठीक करने की जरूरत है। और उनका, देखिए, मैं एक मानता हूँ कि इस तरीके के समाज का जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप आप नहीं देंगे, जब तक उसको सत्ता में भागीदार नहीं बनाएंगे, जब तक वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेगा, तब तक शायद मुझे लगता है कि इस तरीके के समाज का हम विकास नहीं कर सकते। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बार का जो बिहार सरकार ने जो सर्वे कराया है, जो जाति सर्वे कराया है, और अभी केंद्र सरकार ने भी कास्ट सेंसस लागू किया, तो मुझे लगता है कि इसके आने के बाद से और भी पिक्चर जो है बहुत क्लियर होगा। और जिस तरीके की जो भूमिका उन्हें जहाँ पे मिलनी चाहिए, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी इस बार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी, क्योंकि जिस तरीके का एक सूचना तंत्र डेवलप हुआ है पूरे देश में और खास करके बिहार में, इन सब चीज़ों को लेकर जो जागरूकता आई है, तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कमियां हैं, इसको ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टी, चूंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी नेतृत्व करने की क्षमता रखता है,
तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें इन वर्गों को ध्यान में रख के अपने आगे के जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं, किस तरीके से हम समाज को अवेयर करें। क्योंकि देखिए, सामाजिक न्याय कहने तो बड़ा आसान है, और आज के डेट में सबके लिए फैशन हो गया कि सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। लेकिन सामाजिक न्याय सिर्फ कहना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको अपने जीवन में लागू करना, अपने कर्म में उसको इनबिल्ड करना, अपने कार्य पद्धति के द्वारा सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, तब जाके हम इस समाज का विकास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस तरीके के जो लोग थे, जो जाति के नाम पे पावर में आए, वो एक्सपोज हो रहे हैं। और आप देखिए कि बिहार में जिस तरीके का एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है, हर समाज में जो अवेयरनेस है, हर चीज़ों को समझ रहा है, और जो एक समरसता, सामाजिक समरसता के लिए बहुत सारे संगठन इस पे काम कर रहे हैं। आप अभी आरएसएस का 100 वर्ष पूरा होने जा रहा है। उसने समय के अनुसार से आरएसएस ने बहुत सारी चीज़ें चेंज की और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। वो वनवासी कल्याण के लिए काम कर रहा है, इस तरीके के जो घुमंतु समाज है उनके लिए काम कर रहा है, जिसका कोई नहीं पूछने वाला। तो क्या सर आरएसएस जो है ये डोम और मुसहर जाति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं एक चीज जो जानता हूं कि आरएसएस उस हर क्षेत्र में काम कर रही है जहां पे सरकार भी नहीं पहुंच पाई है। अच्छा, आपको मैं एक बताना चाहूंगा, जिस तरीके से घुमंतु समाज है, जिसका कोई परमानेंट कोई घर नहीं होता है, हाँ, उसका कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ पे है 4 दिन बाद दूसरी जगह रहेगा, हाँ, उनके लोगों के बीच में जाके काम करना, इस तरीके के जैसे जो है ना आपने मुसहर और ये जो समाज की जो आप बात कर रहे हैं उसके बीच में सामाजिक समरसता के लिए काम करना, उनको किस तरीके से अवेयर किया जाए, वनवासी कल्याण आश्रम में जाके वहाँ पे जो जंगल में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में काम करना। तो आरएसएस ने तो इस पे काम करना शुरू कर दिया, हाँ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जिस तरीके से होना चाहिए वो उसकी विजिबिलिटी कम है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे और ज़्यादा ये जो लोग भी काम कर रहे हैं इसको लेके आएंगे, क्योंकि ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम एक सभ्य समाज बनाने की बात करते हैं तो सभ्य समाज में जब तक हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इक्वल राइट्स नहीं देंगे, एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो हम मतलब जो भारत की जो कल्पना हम करना चाह रहे हैं वो शायद वो कभी पूरा नहीं हो सकता है। सर ये अभी जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को लोग कह रहे हैं कि ही इज ए आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो क्या इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे? देखिए पंकज जी, एक चीज समझिए कि जो व्यक्ति जो आया है उसको जाना तय है, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम में आया हो या किसी दूसरे सिस्टम में आया है, तो सबके मुझे लगता है कि टाइम उसके फिक्स्ड है। लेकिन अभी आज के डेट में मतलब अभी कहीं से ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज अभी तक किसी भी एनडीए के लीडर के द्वारा या इवन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या वहाँ की जो गठबंधन सरकार है, किसी ने सबने उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और इस तरीके की जो पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अपोजिशन है, वो इसको इश्यूज बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी इस तरीके पे किसी तरीके का ऐसा डेवलपमेंट हुआ है कि चुनाव के बाद उन्हें जाना पड़ेगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं बनेंगे, वो भाजपा का डर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए। क्या आप मानते हैं कि तेजस्वी को जनता चुनेगी? मैं एक चीज कहना संक्षिप्त में सर इसको थोड़ा मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज मतलब सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो लीगेसी पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हो सकता है कि ठीक है 40-50 सीट ये लोग जीत के आ जाएं, लेकिन सत्ता के हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अब हर समाज अपना नेतृत्व चाह रहा है। आप देख सकते हैं कि लालू जी के बाद उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद जब उन्हें मौका मिला तो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया, और आज वो मुख्यमंत्री के रेस में आ रहे हैं। तो ठीक है, देखिए इस देश में सबको फ्रीडम्स है कि हम किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप जिस समाज की कल्पना करना चाह रहे हैं, आप नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोहेरेंस लाना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में अपने संबोधन में कहा कि आज इस समय एक ही परिवार के 3 सांसद मौजूद हैं। तो आप समझिए कि क्या ये 21वीं शताब्दी में इस तरीके का परिवारवाद चलेगा? क्या लीगेसी पॉलिटिक्स को फिर से, ये तो हम मोनार्की सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जो हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं समाज में, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक वर्ग का वोट लेके नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस चीज़ को समझ रही है, और आने वाले समय में ऑब्वियसली कि जो मैंडेट होता है
अगर वहाँ की जनता मैंडेट देती है तो हो सकता है कि वो आए, लेकिन जो अभी स्थिति जो दिख रही है मुझे नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि उनका एक पास्ट जुड़ा हुआ है कि बिहार को उन लोगों ने किस तरीके से चलाया, किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था वहाँ की समाप्त हुई, लॉ एंड ऑर्डर कैसे समाप्त हुआ, किस तरीके से वहाँ माइग्रेशन हुआ। तो आप इन सब चीज़ों को जब देखते हैं तो आपको लगता है कि हमें किस तरीके का नेतृत्व चाहिए। तो और ऐसा नहीं कि बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। और अभी आप देखिए जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी जो एक मतलब प्रोसेशन या जिस तरीके से यात्रा कर रहे थे, उसमें युवाओं का एक चंक उनके साथ दिख रहा था। ठीक है, वो रैली में वो नहीं दिखा, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज वहाँ का जो यूथ है वो बिल्कुल एक मतलब ऐसे पोजीशन में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में जिस तरीके की राजनीतिक गतिविधियां बिहार में जो बढ़ने जा रही है, अभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 150 डिस्ट्रिक्ट को पूरे देश में आइडेंटिफाई किया है कि जो बिहार के लोग हैं, जो माइग्रेटेड हैं, जिनका वोट वहाँ पे है, उनको हम किस तरीके से वहाँ पहुँचाएं, उन योजनाओं से कैसे जोड़ें। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर एग्जीक्यूट सही तरीके से होती हैं तो मुझे लगता है कि फिर से एनडीए वहाँ पे सत्ता में आएगी। सर, बिहार में जो हमने 2 जातियों के जो नाम लिए, वो जो डिस्क्रिमिनेशन है, आप मुख्य धारा में जो भी जनता है उसे क्या अपील करना चाहेंगे जिसको ये खत्म हो सके? क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि समाज में कोई भी समाज व्यक्ति से बनता है और मानवता का जो है वो सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है। कर्म के आधार पे समाज को बांटना और उसके साथ एट्रोसिटी करना, मुझे लगता है कहीं से भी किसी भी न धर्म में इसको जस्टिफाई किया गया है और न ही कॉन्स्टिट्यूशनली किया गया है। तो अगर संविधान की भी बात करें तो संविधान में भी हम एक दूसरे के साथ अनटचेबल नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो लोग भी सोच रखते हैं उन्हें अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि समाज का बदलाव समाज से पहले हम अपने खुद घर से शुरू करना चाहिए। अगर हम अपने घर से ही शुरू करते हैं इस तरीके की चीज़ों को तो धीरे धीरे हमारा समाज परिवर्तन होगा। और हमें उन्हें एजुकेशन सिस्टम में कैसे जोड़ें, उन्हें मेन स्ट्रीम में कैसे लेके आएँ, इसके लिए जो भी सरकार है उन्हें उनको मौका देना चाहिए और उन्हें उस तरीके से जो डेवलपमेंट जो एजेंडा है, जो उनकी जो पॉलिसीज़ है, उसे उनको जोड़ के एम्पावर करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं समाज में, जो एक अनटचेबिलिटी उनके साथ आज भी हो रहा है, वो शायद इसको हम लोग समाप्त कर सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप हमारा देख रहे थे द अपीलिंग भारत का पॉडकास्ट, जिसमें हम अनहर्ड वॉइसेस को कवर किए। ये बात हमारी कड़वी लग सकती है आपको। जब आप जय भीम बोलते हैं तो ये आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या उस जय भीम के नारे में डोमर मुसहर आते हैं या नहीं आते हैं। जब आप कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो क्या उस नारे में ये जातियाँ आती हैं या नहीं आती हैं। तो हमारी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई अक्सर कड़वी ही होती है, जिसको अगर आप चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने तो इस तरीके की कुरीतियाँ और इस तरीके की जो समाज में विकृतियाँ हैं उनको हमें खत्म करने की ज़रूरत है। इसी तरीके के तमाम विषयों पे हम आने वाले दिनों में पॉडकास्ट करते रहेंगे और उन तमाम सारे वर्गों की आवाज़ों को आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द अपीलिंग भारत, ड्रीमिंग डेवलप्ड इंडिया 2047।